भाग एक। रहस्यमयी गांव। एक पहाड़ी की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। वहां की हवा में हमेशा शांति थी, पर लोग कहते थे कि जंगल की गहराई में एक पुराना खंडहर है जहां रात को अजीब रोशनी दिखती है। गांव के बच्चे डर के मारे कभी वहां नहीं जाते थे, परंतु 16 साल का अर्जुन जिज्ञासु और निडर था। उसे हमेशा लगता कि इस रहस्य के अर्जुन का निश्चय एक दिन चांदनी रात में अर्जुन ने तय किया कि वह खंडहर देखने जाएगा। उसके दोस्त उसे रोकते रहे, पर उसने कहा, अगर रहस्य नहीं जानेंगे तो डर हमेशा रहेगा। टॉर्च और पानी की बोतल लेकर वह अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज, शहर की परछाई। काफी चलने के बाद अर्जुन ने देखा टूटे हुए पत्थरों से बना एक विशाल दरवाजा, जिस पर बेलें चढ़ी थीं। जैसे ही उसने कदम रखा, भीतर से हल्की नीली रोशनी चमकी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, जिनमें लोग आसमान की ओर हाथ फैलाए खड़े थे। रहस्य खंडहर के बीच में उसे एक पत्थर की मेज मिली, जिस पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा था। उसने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की, साहसी ही प्रकाश पाएगा। तभी अचानक हवा तेज चली और एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। अर्जुन का डर और जिज्ञासा दोनों चरम पर थे। उस प्रकाश का रहस्य। अंदर पहुंचते ही उसे एक चमकदार क्रिस्टल दिखाई दिया, जो नीली रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, पूरा खंडहर जगमगाने लगा। उसके भीतर एक अजीब शांति उतर आई। उसे समझ आया कि यह जगह डर नहीं, बल्कि साहस की परीक्षा थी। वह क्रिस्टल छोड़कर गांव लौट आया। अब लोग उससे डर की कहानियां नहीं, बबलू की शादी और यूएफओ का हमला। एक छोटे से गांव में रहता था बबलू। बबलू का सपना था, एक दिन शादी करूंगा और बारात हेलीकॉप्टर में ले जाऊंगा। पर हेलीकॉप्टर का जुगाड़ तो दूर की बात थी। बबलू के पास साइकिल भी नहीं थी, पर सपने देखने पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए बबलू लगातार देख रहा था। एक दिन बबलू की मां ने कहा, बबलू, शादी कर ले, तुझमें अब और क्या नया बनेगा। इंजीनियर भी नहीं बना, आईएएस तो दूर की बात है। बबलू ने सोचा, मां ठीक ही कह रही है, अब और कितना नल्ला बनकर जीऊं। रिश्ता आया अगले हफ्ते। बबलू के लिए एक रिश्ता आया, रिंकी। रिंकी थोड़ी अलग थी। दिन में 3 बार इंस्टाग्राम के लिए रील बनाती थी और हर छोटी बात पर डायलॉग बोलती थी। मैं वो तूफान हूं जो चप्पल पहन के आता है। फिर भी बबलू को लगा, शादी तो बनेगी इससे ही। शादी का दिन, शादी के दिन बबलू ने बोला, हेलीकॉप्टर नहीं तो क्या हुआ, साइकिल को डेकोरेट करके रिक्शा बनाते हैं। बारात निकली, बैंड बाजा, डीजे वाले बाबू और बबलू की डेकोरेटेड साइकिल रिक्शा। डीजे ने लंदन ठुमकड़ा बजा दिया और बबलू का चाचा मुन्ना चाचा, जो 1992 से नाचते आ रहे थे, फिर से स्टेज पे चढ़ गए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। यूएफओ का अटैक। तभी आसमान में एक यूएफओ दिखाई दिया। हाँ, असली वाला, चमकता हुआ, 4 एलईडी लाइट वाला, बिल्कुल व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसा। यूएफओ से एक एलियन उतरा। उसका नाम था जग्गग जैग सिंह। जग्गग बोला, हम शादी अटेंड की रोबोट सास। पिछली कहानी के बाद बबलू और रिंकी खुशी से शादीशुदा हो गए। हनीमून भी हो गया, सोनपुर वाले शिमला में। और बबलू ने वहां एक विचार सोचा, अगर लोग शादी में एलियन बुला सकते हैं तो मैं एलियन डीजे बुकिंग ऐप बना सकता हूं। स्टार्टअप की शुरुआत बबलू ने ऐप का नाम रखा यूएफओ बीट्स। टैगलाइन, आपका डीजे गैलेक्सी के कोने कोने से। बबलू ने मुन्ना चाचा को सीटीओ बना दिया। अब वो नाचने के साथ कोड भी करते थे, कीबोर्ड पे ठुमका मार के। रिंकी ने कहा, मैं मार्केटिंग करूंगी, लेकिन सिर्फ मंगल ग्रह तक। मुझे पृथ्वी पर थोड़ा अजीब लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी प्रवेश करती है रोबोट सास, सासू मां। AI 9000 रिंकी के पापा ने उन्हें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सास भेजी। नाम था AI 9000, मतलब एडवांस्ड इंटेलिजेंट सास। रिंकी बोली, ये मेरी मम्मी का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें 72 भावनाएं हैं, लेकिन हर बात पर ताना देती है। AI 9000 बोलती थी, मैंने 40 शून्य रेसिपी डाउनलोड करी हैं, पर तू रोटी गोल नहीं बना सकती। शादी में 8 लाख लगा दिए,
और लड़का अभी तक यूनिकॉर्न नहीं बना। बबलू परेशान हो गया। स्टार्टअप छोड़ो, घर में ही डिबगिंग चालू थी। स्टार्टअप में संकट। एक दिन यूएफओ बीट्स ऐप पर एलियन डीजे ने शादी में आइटम सॉन्ग की जगह भजन बजा दिया। दूल्हा भाग गया। लोगों ने ऐप को 1 स्टार रेटिंग दे दी और कमेंट लिखा, बबलू ने मेरी शादी मंगल ग्रह वाली बना दी, अब दुल्हन भी एलियन दिख रही है। 7 बच्चे। नैतिक कहानी। स्क्रिप्ट नरेटर कहानी शुरू करते हुए। एक बार की बात है, एक सुंदर जंगल में एक बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। वह उन्हें बहुत प्यार करती थी और हमेशा समझाती थी, बच्चों, जब भी मैं घर से बाहर जाऊं, दरवाजा किसी अजनबी के लिए मत खोलना। सीन। एक भेड़िया आता है। एक दिन बकरी जंगल में खाने की तलाश में गई। तभी एक चालाक भेड़िया घर के दरवाजे पर आया और बच्चों से बोला, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां हूं। लेकिन बच्चों ने उसकी कर्कश आवाज पहचान ली और बोले, नहीं, तुम हमारी मां नहीं हो। सीन 2 भेड़िए की चाल। भेड़िया बाजार गया और अपनी आवाज बदलने के लिए शहद खाया। फिर वह वापस आया और बोला, बच्चों, मैं तुम्हारी मां हूं, दरवाजा खोलो। इस बार उसकी आवाज बदल गई थी, लेकिन बच्चों ने उसके काले पंजे देख लिए और बोले, नहीं, हमारी मां के पंजे तो सफेद होते हैं। सीन 3 भेड़िया सफल होता है। भेड़िया फिर से बाजार गया और अपने पंजे सफेद करवा लाया। अब जब वह लौटा तो बच्चे धोखा खा गए और दरवाजा खोल दिया। भेड़िया अंदर घुसा और सबको पकड़ लिया। सिर्फ सबसे छोटा बच्चा घड़ी के डिब्बे में छिप गया और बच गया। सीन 4 बकरी लौटती है। जब बकरी घर लौटी तो उसने सब कुछ उल्टा पुल्टा देखा और रोने लगी। तभी सबसे छोटा बच्चा बाहर आया और सारी कहानी सुनाई। सीन 5 अंत। बकरी बच्चों को ढूंढते ढूंढते जंगल में गई और देखा कि भेड़िया पेड़ के नीचे सो रहा है। उसके पेट में बच्चों की आवाज आ रही थी। बकरी ने जल्दी से भेड़िए का पेट काटा और सब बच्चों को बाहर निकाला। फिर सबने मिलकर उसमें पत्थर भर दिए और पेट सी दिया। जब भेड़िया उठा तो भारीपन। एक साधारण लड़का। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। वो बिल्कुल साधारण दिखता था, लेकिन उसका मन, उसकी सोच और सपने असाधारण थे। गांव वाले उसे अर्जुन पागल कहते, क्योंकि वो हमेशा आसमान को देखता रहता था और कहता था, एक दिन मैं उड़ूंगा और लोगों की रक्षा करूंगा। उसके माता पिता किसान थे। अर्जुन पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब ऊर्जा थी। जब वो किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करता तो चीजें हिलने लगती, बल्ब टिमटिमाने लगते और उसका शरीर गर्म हो जाता। पहले तो उसने सोचा कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया बदल दी। अध्याय 2 उल्कापिंड और जन्म। एक रात गांव के आसमान में एक भयानक तेज रोशनी चमकी और जंगल की ओर एक उल्कापिंड गिरा। पूरी धरती कांप गई। अर्जुन उस दिशा में दौड़ गया। वहां उसने देखा एक चकाचौंध भरा पत्थर धधकता हुआ और उसके पास एक अजीब आकृति थी, एक कवच जैसा कुछ जो इंसानी शरीर पर फिट हो सकता था। जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई, नसें नीली पड़ने लगी और एक आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तुम चुने गए हो अर्जुन। अब तुम केवल मानव नहीं हो, तुम महाशक्तिमान हो। अध्याय 3 शक्तियों का जागरण। उस रात के बाद अर्जुन बदल गया। अब वो 100 फीट की ऊंचाई तक कूद सकता था। उसकी आंखों से गर्मी की किरणें निकलती थी। उसकी सुनने और देखने की शक्ति बढ़ गई थी। और सबसे खास, जब भी वो गुस्से या खतरे में आता, उसके शरीर पर वही कवच अपने आप आ जाता। लेकिन शक्तियां पाना आसान था, उन्हें संभालना सबसे मुश्किल। अर्जुन ने खुद को गांव। स्क्रिप्ट नरेटर कहानी शुरू। एक बार की बात है, एक छोटे से बगीचे में एक प्यारा सा कोकून लटका हुआ था। उस कोकून के अंदर एक तितली बनने की कोशिश कर रही थी। सीन। एक तितली की जद्दोजहद। तितली ने बाहर आने के लिए बहुत कोशिश की। वह बार बार अपने पंख फड़फड़ाती, लेकिन छोटा सा छेद उसके लिए काफी मुश्किल था। पास में खड़े एक लड़के ने यह देखा और उसे दया आ गई। सीन 2 लड़के की मदद।
लड़के ने कैंची उठाई और उस कोकून का छेद थोड़ा बड़ा कर दिया। अब तितली बिना मेहनत किए बाहर निकल आई, लेकिन उसके पंख कमजोर थे और वह ठीक से उड़ नहीं पा रही थी। सीन 3 सच्चाई। असल में उस छोटे से छेद से बाहर आने की संघर्ष ही तितली को मजबूत बनाता है। जब तितली धीरे धीरे अपने पंखों को धक्का देती है, तभी उनमें ताकत आती है और वह उड़ने लायक बनती है। लेकिन जल्दी बाहर निकलने की वजह से उसके पंख मजबूत नहीं हुए और वह जिंदगी भर उड़ नहीं पाई। नरात और नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है। बिना मेहनत और कठिनाई के हम मजबूत नहीं बन सकते। कठिनाइयां समय की दरार। अर्जुन उर्फ महाशक्तिमान के लौटने के बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो गया था। गांव वाले उसकी वापसी से खुश थे, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी शक्तियां अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हैं, जैसे कि उसे भविष्य का आभास होने लगा हो। एक रात जब वो आसमान की ओर देख रहा था, तो अचानक हवा में एक दरार सी खुली। उसके अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया, अजीब कपड़ों में, आंखों पर नीली चमक और एक टाइम डिवाइस से लैस। वो बोला, मैं हूं कालवीर 2099, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। अध्याय 2, भविष्य की तबाही। कालवीर 2099 ने बताया कि वह उसी कालवीर का वंशज है जिसे महाशक्तिमान ने पहले भाग में हराया था। लेकिन यह कालवीर सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि समय पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति था। उसने एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जिससे वह अतीत, वर्तमान और भविष्य में मनचाहा बदलाव कर सकता था। उसने चेतावनी दी, मैं समय की रेखा को बदल दूंगा। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा गांव, तुम्हारी मां, सब मिटा दूंगा। तुम कभी नायक बनोगे ही नहीं। और फिर वो गायब हो गया। अध्याय 3, समय यात्रा की शुरुआत। अर्जुन समझ गया कि यह लड़ाई सामान्य नहीं है। अब उसे भी समय में यात्रा करनी होगी। लेकिन कैसे? तभी शिकालग्नि का भेजा हुआ संदेश मिला। अगर समय यात्री को हराना है तो तुम्हें ब्रह्म काल द्वार से होकर अतीत में जाना होगा, वहां से जहां सब शुरू हुआ। महाशक्तिमान ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और अपने कवच को काल कवच में परिवर्तित कर दिया, जिसमें समय में प्रवेश करने की क्षमता थी। वह ब्रह्म काल द्वार से होकर 1999 के भारत में पहुंचा। अध्याय 4, बचपन की मुलाकात। थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ भी खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक सफेद बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी, तो उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण दरवाजा देखा। जिज्ञासा जागृत होने पर वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल की धड़कनें तेज। सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी फैली हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती थी। उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा है। अनंत काल के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधे खंड थे। कमरे के केंद्र में एक पुरानी डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा ने दस्तावेजों को देखा, उसके हाथ कांप गए। रिकॉर्ड में वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की गई थी, जिसमें उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख